हद तो तब हो गई जब सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ने भी कितने झूठ बोले हैं उसको भी बताने के लिए एक साइट चलती है। वो साइट का निर्माण पहली बार किसी प्रधानमंत्री की, ये जो बात बोल रहे हैं वो सच नहीं है, ये झूठ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत आज के हमारे कार्यक्रम में। वैसे तो नेता नगरी से कहीं ना कहीं हम सभी का, आपका भी, हर किसी का ताल्लुक है, लेकिन आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी जानी मानी शख्सियत है जिनको मैं एक आइडियल मानूंगी एग्जैक्ट एज में, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट करियर के लिए। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष IT सेल के जयवर्धन बिस्सा जी से। जयवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ ऐसी वजह थी कि आपने अपने आप को राजनीति की ओर मोल्ड किया? देखिए, एक स्पेस है अपनी, अगर भारतीय राजनीति को आप देखेंगे तो हर वर्ग का एक स्पेस है वहाँ पे। जैसे एक एज ग्रुप है, तो अगर आप बात करेंगे कि 30 से 40 साल के लोग, 20 से 30 साल के लोग, 40 से 60 साल के लोग, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सब अपने अपने विषय को समझाना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को रखना चाहते हैं। तो अगर आप यूथ होते हैं जब, तो आप युद्ध की बातों को और भारतीय पॉलिटिक्स में युद्ध के स्टैंड को अच्छे से समझते हैं और आप समझते हैं कि क्या एक्चुअली ज़रूरत है अभी चेंजेस की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, डेवलपमेंट की बातें हो, चाहे शिक्षा नीति की बातें हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो एज अ यूथ आप बहुत सारे नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ जो पारंपरिक तरीके से चल रही थी उसे ऐसे भी किया जा सकता है। तो एक यूथ जब आप रहते हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती है आप में और आपको लगता है कि ये कुछ बदलाव होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि आज हमारे नेता युवाओं को उतना प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मुझे भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने IT सेल जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी सबसे बड़ी कांग्रेस कमेटी होती है, उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया IT सेल, और वो भी चुनाव आने से पहले बनाया था। बड़ी जिम्मेदारी थी। तो युवाओं पे, अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करके आपको बोलूंगी, आपके साथ ऐसा कोई सीन है क्या 21 की उम्र में 21वीं सदी का सबसे खतरनाक हथियार IT सेल आपके हाथ में दे दिया है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इस समय IT सेल और सोशल मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से राजनीतिक तौर पे भी बहुत ही मजबूत हथियार है। आप इसके डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल जैसे किसी इंसान को या किसी संगठन को या किसी के विचार को समझने के लिए आप कैसे समझते हैं? आप अगर टीवी देखेंगे तो आप 1 घंटा देखेंगे। आप यदि फ्लैक्स देखेंगे तो आप 1 मिनट देखते हुए क्रॉस हो जाते हैं। आप पेपर पढ़ते हैं, आप 15 मिनट पढ़ते हैं। लेकिन कोई एक ऐसी चीज है जो आपके साथ 16 घंटे होती है, जब आप नींद से उठते हैं और सोने जाते हैं, वो है आपका मोबाइल फोन। आपके पास भी है, तो वो 16 घंटे आपके पास होता है। तो 16 घंटे कोई चीज अगर आपके पास है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो सबसे ज्यादा बड़ा प्रचार का तंत्र हो सकता है। यदि आप उसको अच्छे वे से यूज करेंगे तो आप अपनी बातों को तेजी से पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए, तो क्या आपको क्या लगता है, चलिए आपने अभी जिक्र किया माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का, तो क्या ऐसी की वर्क्स थे जो आपने रोल प्ले किया, देन आपको फिर ये इतनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो मिली प्रदेश में? देखिए, मैं पहले से ही राजनीतिक तौर पे काफ़ी सक्रिय था। 2014 पे मैंने पार्षद का चुनाव भी लड़ा था स्वामी आत्मानंद वार्ड से, रायपुर के, और उसमें मैं 28 वोट से मैं रह गया था। और वो जो सीट थी वो बहुत अहम सीट थी। वहाँ पे कांग्रेस बहुत पीछे चल रही थी और मुझ पे माननीय भूपेश बघेल जी ने भरोसा जताया था और मैंने बहुत अच्छा वहाँ प्रदर्शन किया था और लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहता था और कुछ ना कुछ चीज़ें नई करने की कोशिश करता था। तो उन्होंने फिर इस जवाबदारी के लिए दिया और मैं एक चीज़ को समझ रहा था कि फेसबुक से लेके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की जो राजनीति है उसके थ्रू आप अपनी बातों को बहुत तेजी से जनता के बीच और घरों के अंदर ले जा सकते हैं। तो उस चीज़ में हमने लाइव सेशंस चालू किए थे, फेसबुक पे लाइव आके अपनी बातों को रखवाना और वो सब चीज़ें। तो काफ़ी चीज़ों को देखते हुए फिर उन्होंने इस जगह पे। अच्छा, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में जाए तो घर में कोई आपके पॉलिटिकल नहीं है? नहीं, मेरे जो चाचा हैं वो पहले प्रवक्ता थे, राजेश बिस्सा जी, और उन्होंने मीडिया के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी 2010 के पहले निभा चुके हैं।
लेकिन मेरे पर कभी इस तरह से दबाव नहीं था कि राजनीति में कभी आना है, ना मैंने उस तरह से। मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग मैंने बाहर से महाराष्ट्र से की थी, तो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग करके वापस आया। उसके बाद स्वयं से ही राजनीति में देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो महाराष्ट्र में भी मैंने देख रहा था, तो मैं वहाँ पे भी एक्टिव, कॉलेज की राजनीति से शुरुआत हुई कि, लेकिन वहाँ पे उस समय कॉलेज इलेक्शंस बंद हो गए थे। तो वहाँ यहाँ पे आने के बाद उस चीज़ पे हमने शुरुआत की और लगातार देखा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ गलत हो रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे आवाज़ उठाना शुरू की, और उसके बाद चुनाव लड़े। एक फैक्ट चीज, क्योंकि राजनीति को बहुत बार ऐसे चैरिटेबल वर्क भी कहते हैं, तो ये जो आपका वर्क है ये पेबल है? देखिए, राजनीति कभी भी पेबल वर्क नहीं होती। ये आपकी चॉइस है कि आप अगर इससे जुड़ रहे हैं, नहीं तो ये कंपनी हो जाएगी। कंपनी और संगठन में बहुत अंतर होता है। आप संगठन में जुड़ते हैं किसी विचारधारा से प्रभावित। अच्छा, तो अगर ये पेबल नहीं है, इसमें कोई पे स्लिप या कुछ नहीं है ऐसा, देन घर कैसे ऑपरेट होता है? देखिए, उसमें क्या होता है कि जैसे अभी मैं हूँ, तो मेरा एक बच्चों का स्कूल साथ में है, ठीक है। इस तरह से मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, तो मैं घरों के छोटे छोटे नक्शे भी अपने हिसाब से पार्ट टाइम बना लेता हूँ। अच्छा। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ तो इनकम ऑफ सोर्स, आपको काम भी करना पड़ेगा। राजनीति में आप आए हैं और अगर आपका खुद का कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो आप राजनीति में बहुत समय तक नहीं टिकेंगे, और टिक भी जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आप किसी गलत रास्ते में बढ़ जाएं। तो मैं आज के युवाओं से कहूंगा कि यदि आपको राजनीति में अगर आगे करियर परस्यू करना है, तो आप कुछ ना कुछ साथ में स्टेबल भी रहिए, ताकि आप पे जब घर की जिम्मेदारियां आए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आपके घर की आपकी जिम्मेदारियां आएंगी, आपको उस जिम्मेदारियों को भी उठाना है, आपको संगठन की जिम्मेदारियों को भी चलाना है, तो आप उस चीज को बैलेंस करके चलेंगे तो आप लंबी राजनीति खेलेंगे। नहीं तो एक समय के बाद जब आप पे दबाव बढ़ना शुरू होगा, तब आपके ऊपर जब घर का दबाव आएगा, क्योंकि आपको घर भी चलाना है, तब आप हो सकता है कि फिर आप कहीं और शिफ्ट हो जाए और राजनीति एक केवल जोश के साथ चालू और जोश के साथ खत्म हो जाए। तो इस जिम्मेदारियों के बोझ से वो ना हो जाए, इसलिए हमको उसको भी परस्यू करना चाहिए कि कुछ। तो अगले आने वाले समय में आप यूथ्स को कितना मोटिवेटेड पाते हैं? आपके ही एक जनरेशन के लोगों की एक अच्छी खासी आपने प्रदेश में टीम बना रखी है, एक वर्क कल्चर आपने सेट कर रखा है, तो एज करियर परस्यू जिन जो यूथ्स ने किया है पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल सिनारियो में जो आ रहे हैं, आप इनसे क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं या उसके बारे में कुछ हम? देखिए, मेरी यूथ से अगर पॉलिटिकल उसमें आप जब आ रहे हैं, तो मैं एक चीज समझता हूँ कि कुछ मुद्दों को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेने के लिए यूथ, क्योंकि एज अ यूथ मैं दूसरे यूथ से भी एक्सपेक्ट करूंगा कि एनवायरनमेंट को जिस तरीके से पॉलिटिकल इशू बनना चाहिए, उस एंगल से सोचना चाहिए कि किस तरह से जो एनवायरनमेंट को लेकर चीजें हो रही हैं, और ये सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन चलेगा तो वो राजनीतिक मुद्दा होकर रह जाएगा। इसको हमको सोशलाइज भी करना होगा कि सबको अपनी जवाबदारी भी वो करनी होगी। नहीं तो आप देखेंगे कि चुनाव के मुद्दे जमीन, सड़क, पानी, बिजली इस दर तक होती है, और जो कि जरूरी है, लेकिन उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट अब एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, नेचर भी होना चाहिए, कुदरत भी होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल डिस्क्लोजर यूथ में अगर आएगा तो उन्हें लगेगा कि नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। और प्लस पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, जैसे छत्तीसगढ़ में आज आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स इंग्लिश मीडियम हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जब लोगों के बीच में जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी इंग्लिश मीडियम हो गई है और पूरी तरह से फ्री है, तो इस तरह की नीतियों पे अगर यूथ बात करते हैं तो वो आपको इम्प्लीमेंट होते चीजें दिखती हैं। और साथ में जैसे पॉलिटिकल लीडर्स जब यूथ को प्रमोट करते हैं, तो यूथ्स में उस चीज को लेकर वो आती है और आपकी बातें इम्प्लीमेंट हो रही दिखती हैं, तो आपको और उस चीज में एनर्जी आती है कि नहीं, आप जो सोच रहे होते हैं, आप अगर एक स्थान पे पहुंचेंगे तो वो चीजें दिखने लगेगी। तो ये एक जरूरी डिस्कशन मैं समझता हूँ एज अ यूथ। आपको शिक्षा में और एनवायरनमेंट में, खासकर एनवायरनमेंट में भी बहुत वो है कि अपने को बातचीत करना, पॉलिटिकल डिस्क्लोजर में लाना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि मैनिफेस्टो में आना चाहिए आने वाले, मैं समझता हूँ कि आने वाले मैनिफेस्टो में इस पे भी बातचीत होनी चाहिए। लोगों की जो वोटिंग तक होनी चाहिए वो एनवायरनमेंट पे आके होनी चाहिए। नहीं तो हमने आज देखा है कि कैसे दिल्ली में आप हाल देख रहे हैं, अभी लोग सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये सिर्फ दिल्ली के हाल नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस तरह के हाल हो रहे हैं, और ये जवाबदारी सबकी है, चाहे क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या कोई और पार्टी, हम सबको एक पेज पे आना पड़ेगा इस चीज को लेके, बिना किसी राजनीति के। आपकी ही पार्टी में, आपकी ही विंग में
आपसे थोड़े उम्र में बड़े, थोड़े एक्सपीरियंस में ज्यादा लोग भी होंगे, तो हाउ यू मैनेज दिस ऑल थिंग्स? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब आप पीसीसी में होते हैं तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पहले यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई होती है, और पीसीसी थोड़े एज में आपको स्वाभाविक सी बात है जिला अध्यक्ष लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग होंगे जो आपसे एज में बड़े होंगे, लेकिन आप जिस जवाबदारी में बैठते हैं वहाँ पे आपको रिजल्ट देना है, और स्वाभाविक सी बात है कि आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, और आप जब काम अच्छी तरीके से करते हैं, और एक चीज आपको कन्विंस करना होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का पॉलिटिकल डिस्क्लोजर में आज आप देखेंगे कि पॉलिटिकल उसमें, क्योंकि जो जमीनी राजनीति करते हैं उन्हें सोशल मीडिया एक समय के लिए लगता था कि ये इसका इंपॉर्टेंस कितना होगा, तो आपको पहले तो उनको कन्विंस करना है, और कन्विंस कैसे करेंगे, तो फैक्ट्स, स्टैटिक्स, और आप जो तरह से आप उनको कन्विंस करते हो, जब एक बार आप कन्विंस कर लेते हैं तो वो उसकी गंभीरता को समझ जाते हैं। सोशल मीडिया में इसमें कई बार जिसके आप दायित्व में है उसमें कई बार ऐसे भी अपशब्दों का प्रयोग हो जाता है जिसको आपको हैंडल करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, तब क्या स्थिति होती है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि सोशल मीडिया में खबरें बहुत तेजी से पहुंचती हैं, और कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं जब गंभीरता से उसको डील करना पड़ता है, आपको बहुत विवेक के साथ उस चीज़ों को करना पड़ता है कि आप, क्योंकि किसी भी चीज़ में देखिए क्या होता है, कई बार होता है कि वो मुद्दे केवल बनाए हुए मुद्दे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई होती नहीं है, लेकिन बड़े उसमें वो र्यूमर फैल चुका होता है, तब आपको काउंटर करना है उसका। तो अब करते करते हमको पूरा अनुभव है कि उसका काउंटर कहाँ से होगा, कैसे होगा, और सोशल मीडिया में आप अगर रहते हैं तो एक बड़ा वॉर रूम हम चलाते हैं साथ में, वॉर रूम से काफ़ी चीज़ें मॉनिटर होती हैं। आज हमें पता है कहाँ से फेक न्यूज़ आई है, कहाँ से कौन लोग उसके पीछे हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि उनको मॉनिटर करके उस चीज़ को कम करें, और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य अभी ये जो सरकार में जो है, जैसे हम विपक्ष में जब थे तब हमारा लक्ष्य था कि जनता के बीच में उस मुद्दों को लेकर आए जो इसमें सरकार पूरी तरह से फेल है चुनाव से पहले। अब चुनाव के बाद जो हमने वादे किए थे, तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता हमसे पूछे या ना पूछे, हमको वो बताना जरूरी है कि हमने क्या काम किया। अब हमारा समय है कि अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि देखो भाई, हमारे को अभी 3 साल होने को आ रहे हैं, हमने ये वादे किए थे, ये वादे अभी पूरे हो गए हैं, और मुझे खुशी ये होती है कि आसान हो जाता है काम करना जब आपको दिखता है कि चीजें जो घोषणा पत्र में था उसमें लगभग 26 चीजें पूरी हो चुकी हैं। वो जयवर्धन जो यहाँ से निकलने के बाद और पॉलिटिकल ऑफिसर्स से निकलने के बाद एक नॉर्मल यूथ है, लाइक वी ऑल अस, और उसके बाद उनका क्या इंटरेस्ट रहता है? उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मेरे को स्पोर्ट्स से बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं पहले क्रिकेट बहुत खेलता था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। पहले मैं यहाँ पे गुरुकुल एकेडमी थी, तो वहाँ पे प्रोफेशनली भी क्रिकेट खेला है मैंने। फिर मैं कॉलेज टीम में भी अपने कॉलेज की तरफ से खेलता था, अपने विंग का मैं कैप्टन था, तो क्रिकेट मैं खेलता हूँ। यहाँ से जाने का, मैं पढ़ने का थोड़ा शौक है मुझे, तो जब टाइम मिलता है तो उस टाइम में मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा जिम चला जाता हूँ, और अगर एक्चुअली मुझे कई बार फास्ट फूड खाने का बहुत शौक है, इन कंट्रोल भी करना होता है, तो उसको लेके बड़ा वो होता है कि कई बार जब टाइम मिलता है निकलने के बाद, तो मैं ध्यान देखता रहता हूँ कि शहर में कौन सी नई चीज़ आई है, कोई चीज़। और मैं थोड़ा, क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ, खाता हूँ और प्रेफर करता हूँ, तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे पता है, मेरे पूरे शहर में पता होता है कि कहाँ पे ये नई चीज़ वेजिटेरियन आई है, और मुझे डर लगने लगता है अगर वो बंद हो रही होती है या कुछ होता है। और अगर कोई नई डिश कहीं से आती है, जैसे मुझे याद है मैं जब कॉलेज में था तब मैंने वहाँ पे एक डिश खाई थी, लिट्टी चोखा। और मुझे अब छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, मैं बाय बॉर्न रायपुर, बॉर्न एंड बॉट अप रायपुर छत्तीसगढ़, तो लिट्टी चोखा यहाँ पे अपन ने कभी खाया नहीं था। मैं महाराष्ट्र में था, पढ़ रहा था, तो मेरे साथ जिस विंग में था, मैं वहाँ छत्तीसगढ़ से अकेला स्टूडेंट था, तो वहाँ पे बिहार और यूपी के बीच में, आसाम, यूपी, बिहार, मणिपुर, वो पूरा विंग था गुजरात का, उसमें मैं अकेला था। तो उन्होंने रात को गाय के गोबर के कंडों में कुछ बना रहे थे, और मेरे रूम पार्टनर्स ने कहा आज लिट्टी चोखा की पार्टी है। मैंने यार ये लिट्टी चोखा क्या है? वहां पे गया, मैंने पहली बार हॉस्टल में खाया उसको, और मैं फैन हो गया उस चीज का। 4 साल इंजीनियरिंग के खूब खाए। अब जब मैं पास आउट हुआ उसके बाद सबसे बड़ा मन में एक डर ये था, यार ये लिट्टी चोखा नहीं मिल पाएगा कभी। फिर रायपुर आया, चालू था, फिर मैं पॉलिटिकल उस पर बिजी हो गया, सब चीज़ों में। एक दिन मुझे एक लिट्टी चोखा का, यहाँ पे प्रियदर्शी नगर के पास में मैं जा रहा था, मुझे एक ठेला दिखाई दिया, उसमें लिखा था लिट्टी चोखा।
और जो दिल से खुशी हुई, तो ये पॉलिटिकल्स के बाहर का जयवर्धन है, जिसको ये लिट्टी चोखा में देख के बड़ा मजा आ गया। फिर मैंने रुका वहाँ पे, मैंने खाया, फिर मैंने देखा कि भीड़ कम है इधर। हाँ। तो मैंने कहीं भाग ना जाए उठ के कि कहीं यार तो कोई खा नहीं। तो मैंने पूछा भाई कि क्या आपका कैसे मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आप बोलो तो शादियों में ऑर्डर दिलवाने में मदद करते हैं, लेकिन जाना नहीं आप यहाँ से। तो धीरे धीरे फिर आज कई सारे यहाँ पे लिट्टी चोखे के सेंटर खुले हुए हैं। ये सबके आने में आपका ही तो सहयोग नहीं वो मेरे ख्याल से लोगों को टेस्ट अच्छा लगने लगा। हाँ। तो और मैं एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि मैं फूडी हूँ इस मामले में। तो मुझे और जैसे यहाँ पे अपने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का शुरुआत हुई है, नए नए गढ़ कलेवा जितने सारे खुले हैं। तो गढ़ कलेवा में भी कौन कौन सी नई डिश अभी आई है मुझे पता हो जाता है कि अभी ये आए, अभी ये फरा में ये वाली चीज आई है, तो मैं खाता रहता हूँ थोड़ा। कहीं आप ऐसे तो नहीं करते कि 2-4 मीटिंग ज्यादा टाइट होती है तो एक आध हम भैया कहीं ऐसी जगह पे रख ले कि जहाँ पे खाने वाने की कुछ नई और अच्छी बेहतरीन व्यवस्थाएं हो? नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए राजीव भवन में भी रूम है, वॉर-रूम अलग है, और राजीव भवन में भी अपना ऑफिस है, रूम है। तो वहाँ पे कई बार जैसे मीटिंग होने के बाद लेट होता है या कुछ होता है, तो मैं बोल देता हूँ कि पास में ही और भी जगह है, वहाँ पे बैठ के चर्चा भी हो जाएगी और अपन कुछ खा भी लेंगे। लोगों को मैं यही कहूंगी, फिर अगर किसी को बहुत अच्छे मूड में ला के बहुत अच्छी अपनी बात मनवानी हो तो हमेशा जो मन का रास्ता है वो पेट से होके जाता है। ये बात बहुत अच्छा कुछ खिलवाइए और अपनी बात मनवाइए इनसे। वो तो बात ये एक बात रहेगी। नहीं, ये और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जब आपको किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से बहुत गंभीर चर्चा करनी है, हाँ। तो आप डायरेक्ट चर्चा करने से पहले, जैसे ये मैं अपना बता रहा हूँ, हाँ। कि मुझे पता है कि अभी ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन होना है, तो हम कहीं बैठे हैं, उन्हीं के बंगले पे हैं या उनके ही घर पे हैं, उनके ऑफिस में हैं या मेरे ऑफिस में है, तो बातचीत करने से पहले कुछ मंगाओ। पहले आप कुछ खाइए, उसके बाद जब आदमी का पेट भरा होता है उसके बाद गंभीर चर्चा शुरू। क्योंकि और ये वाली बात है, साथ में नमक लग जाता है। मतलब अब आदमी क्या कन्विंस, मतलब अब वो उसका, और मुझे पता है यहाँ की ये चीज इतनी टेस्टी होगी कि उसको खाने के बाद आदमी अपने उसका मूड हल्का हो चुका है। अब आप बात करिए बड़े हल्के से, तो वो पहले ही हल्का हो गया उसको खा के। नहीं तो क्या होता है, आदमी खाली पेट बैठा है, अब आपने उसके साथ पॉलिटिकल इतनी गंभीर चर्चा भी कर ली और उसको आपको कन्विंस भी करना है, और फिर आपने कहा भी वो एज वाला फैक्टर भी है। तो वो सारी चीजों को, और मैं वही आ रही थी, इस एज में इतनी गंभीरता लाते कहाँ से? क्योंकि यूजुअली शायद हम ऐसा थोड़ा बहुत मिल लेते हैं एक एज ग्रुप होने की वजह से, बट फिर बहुत बड़े बड़े लोग भी है। सीएम साहब के साथ कैसा रहता है? क्योंकि वो तो है थोड़ा सा, नहीं देखिए, वो उनकी सबसे खास बात ये है कि वो इतने यंग हार्टेड हैं। हाँ। कि और आप देखेंगे कि कितने यूथ्स को उन्होंने प्रमोट किया है। Exactly. मेरे जैसे इतने, मैं तो एक उदाहरण हूँ, उन्होंने हाँ। बहुत सारे यूथ्स को मौका दिया है, आज आगे लाए हैं। उन्होंने महापौर से लेकर विधायक से लेकर सब बनवाया है। तो उनकी बातों में, उनमें खुद में इतना ह्यूमर उनका तेज है। आप देखेंगे वो जैसे कई बार ट्वीट्स करते हैं खुद से कि ये ट्वीट और वो नेशनल सेंसेशन होता है। तो वो उनका नेचुरल वो है, उनके साथ यूथ बहुत तेजी से कनेक्ट करता है। वो कहीं आप देखेंगे वो बच्चों का भौरा चलाने से लेकर उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं, उनकी जो काम है, चाहे वो स्कूल वाले काम हो या सब हो, वो उनकी ही सोच का वो है। और तो उनके साथ कभी बहुत कुछ वो जब सिखाते हैं तो उनका एक पैटर्न है कि अगर कोई चीज उनके एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा आपने अगर कुछ गलत किया है तो। उनकी खास बात ये, उनका बोलना नहीं पड़ता है, उनके एक्सप्रेशन से आप समझ जाएंगे कि ये चीज में आपने कहीं गड़बड़ की है, और उनके एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाएगी कि वो खुश है। तो उनके साथ काम करने से सीखने को बहुत कुछ मिलता है जब भी उनको रहता है तो। और वो मोटिवेट करते हैं, गलती भी होती है वो देखते हैं, स्वाभाविक सी बात है, आप जब काम कर रहे हैं तो आपसे 2 गलतियां होंगी। वो बहुत ही प्यार से रखते हैं और हर नई चीज, छोटी से छोटी चीजों को मॉनिटर करके आपको बता भी देंगे कि ये चीज ऐसे, और यहाँ पे ये। इवन एक जगह मुझे याद है, एक इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ कि कोई बैठक थी और किसी जगह पे मैंने किसी व्यक्ति पे, मुझे याद था कि मैंने आदरणीय बोला था कि माननीय कहा था। तो छोटी सी चीज की नहीं, यहाँ पे आदरणीय के पहले माननीय आएगा, यहाँ पे माननीय के बाद आदरणीय आता है। उस छोटी सी शब्द को उन्होंने मेरे को बाद में बुला के बोला था। यंग जब किसी को वो सिखाते हैं तो कितने माइनर उस पे जाके पूरे संगठन को चलाना और ये सारी चीजें तो वो सिखाते ही हैं। और वो हम उन्हीं से सीख के आज उस चीजों को कर पाते हैं और
लेकिन जब ये छोटी छोटी सी चीजों को भी वो पकड़ के समझाते हैं तो वो आपको समझ में आ जाता है। तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो बीजेपी का आईटी सेल देखते हैं प्रमुख, आपसे उम्र में शायद डबल से थोड़े और हैं, और यू आर द यंग वन हियर हु इज हैंडलिंग दिस ऑल थिंग्स। तो क्या रहता है सिनेरियो जैसे आपस में एकदम कट्टरता वाली बात आ जाती है, कट्टर कांग्रेसी और कट्टर बीजेपी वाली, और जब दोनों तरफ से आईटी वॉर चालू होता है, देखिए कटाक्ष कैसे बनते हैं आप? कटाक्ष तो आप, मुझे लगता है कि आप हैंडल्स पढ़ते ही होंगे, कई बार कटाक्ष हो जाते हैं तो होता है उसमें। तो कभी कभार आपको जब वो कोई बात को रखेंगे अपनी, तो हमको अपनी बात पक्ष भी रखना होता है, और उसमें फिर उम्र का वो नहीं है, क्योंकि वो मुद्दे की राजनीति हो रही है, ऐसी कोई दुश्मनी किसी से नहीं होती। हाँ। बाहर मिलते हैं, मुलाकात होती है, सब बहुत प्रेम पूर्वक मुलाकात होती है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब बात मुद्दे की आ रही है, बात सिद्धांत की है, जब बात आप गलत करेंगे तो हमको अपनी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को कांग्रेस में एक निर्देश है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें राजनीतिक फायदा हो ना हो, आपको झूठ नहीं फैलाना। ये भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी, राहुल गांधी जी, इन तीनों का बहुत ही स्पष्ट निर्देश स्टार्टिंग से रहा है। तो आप झूठ नहीं फैला सकते चाहे कितना हो जाए। लेकिन आप उसके उलट देखें, भाजपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में अगर उनके पूर्व अध्यक्ष इस बात को कहते, अमित शाह जी कह दिए थे एक बार, पूर्व आईटी सेल की बैठक में बोल रहे हैं कि कई बार झूठ फैलने से यदि फायदा हो रहा है तो दिक्कत क्या है। तो इससे क्या संदेश जाता है नीचे। और आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप की फेक न्यूज को कई बार लोग बढ़ावा देते हैं इधर उधर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फेक न्यूज, और इस चक्कर में कांग्रेस कोई फेक न्यूज को हमेशा, चाहे फेक न्यूज मॉनिटरिंग सेल हमको बनानी पड़ी, फेक न्यूज के लिए ऑल्ट न्यूज को आना पड़ा। हद तो तब हो गई जब सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ने भी कितने झूठ बोले हैं उसको भी बताने के लिए एक साइट चलती है। वो साइट का निर्माण पहली बार किसी प्रधानमंत्री की, ये जो बात बोल रहे हैं वो सच नहीं है, ये झूठ है। तो ये हमेशा कांग्रेस को, भाजपा क्यों नहीं कर रही है चीज को कि ये कांग्रेस ने झूठ बोला, ये कांग्रेस, ये हमारी भाजपा की फेक न्यूज मॉनिटरिंग सेल है। क्यों नहीं कर रही भाजपा? कि उन्हें पता है कि वो वहीं से वहीं सारा झूठ निकलता है, इसलिए ये सब काम कांग्रेस को करना पड़ता है। फेक न्यूज मॉनिटरिंग सेल हमको चलाना पड़ रहा है। ये बड़ी मजेदार बात हो गई कि मेरे को भी इस बारे में बहुत नॉलेज नहीं है अभी तक के। आपने बताया तो मुझे पता चला कि कोई वेबसाइट भी चलती है फेक न्यूज को मॉनिटर करके बताने के लिए कि ये न्यूज फेक है। बिल्कुल। तो ऐसी सारी चीजें। बस एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप प्रदेश में यूथ को क्या कहना चाहेंगे टुवर्ड्स पॉलिटिकल करियर? मैं पहले यूथ को ये बोलना चाहूंगा कि जब भी राजनीति में आने का मन बनाए, किसी भी मुद्दे को फील करो पहले। अगर आप फील नहीं कर रहे हैं उस चीज को, आपके मन में अंदर से नहीं आ रही है कोई बात, तो आप बहुत समय तक राजनीति में उस चीज को स्टैंड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप उसको फील नहीं कर पा रहे। तो आप राजनीति में जब आते हैं तब आप उस चीज को समझें, आप विचारधारा से प्रभावित होकर आइए। अगर आप किसी भी पार्टी से आप जुड़ते हैं, कोई वो नहीं है कि आप किस पार्टी से जुड़ रहे हैं। अगर आप राजनीति में जा रहे हैं तो आप सबसे पहले देखिए कि आप जो मंच चुनना चाहते हैं उस मंच की विचारधारा क्या है, उस मंच का इतिहास क्या रहा है, उस मंच ने इस देश को क्या दिया है, और उसके बाद आप उससे जुड़िए। ताकि आने वाले समय में हमने देखा है कि पद और अलग अलग तरीके के लालच देके किस तरह से लोग अपनी विचारधाराओं से समझौता करके इधर उधर चले जाते हैं। तो आप युवा हैं, आप जब आए तब एक विचारधारा के साथ आए और अपने आप को स्टेबल करके आइए, ताकि लंबे समय तक राजनीति में आप रहें और दूसरों के लिए और काफी पढ़ें, अध्ययन करें, ताकि हम आज के युवा, पूरी दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, जहाँ पे आप अगर गूगल करेंगे तो यहाँ की एवरेज एज 29 साल है। तो ये पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है भारत। तो भारत की कमान तो युवाओं को ही संभालनी है आगे भी ले जाके। तो हम पे बहुत बड़ी जवाबदारी है, और अगर हम कुछ इनोवेशंस के साथ, इनोवेटिव तरीके से अगर राजनीति में आए और देश दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे तो ये बहुत अच्छा है। तो ये थे अभी हमारे साथ कांग्रेस आईटी सेल प्रदेश अध्यक्ष जयवर्धन सिंह बिस्सा जी, जिन्होंने अपनी थोड़ी बहुत कुछ जर्नी बताई, थोड़े कुछ विचार बताए, थोड़ा इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बताया। मैं थोड़ा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि पहले ही मैंने शुरुआत में कहा
एग्जैक्ट एज में एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और सही जो पोजीशन है उसका बेहतरीन कॉम्बिनेशन आज हमारे साथ रहे हैं यहाँ पर। जुड़े रहिए हमसे, फिर किसी नए चेहरे के साथ आपके सामने होंगे अगले हमारे अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सोम के साथ स्वाति कौशिक, नमस्कार।